बेटी के कुछ 90 समथिंग परसेंटेज आए थे और गुस्से में आके उसको उतना मारा कि 10th स्टैंडर्ड की बेटी की हो गई। ओह वही लोग जब बड़े होते हैं ना तो अपने स्पाउस पे या बच्चों पे वो आराम से हाथ उठा लेते हैं बिकॉज उनको लगता है दिस इज द वे। इंटेंशन हर मम्मी पापा का इज गुड फॉर देयर चाइल्ड, बट उनका जो इनपुट आया, बच्चे को मारना, बच्चे को प्रेशर देना, बच्चे को धमकाना, बच्चे को हॉस्टल का डर दिखाना, नहीं पड़ेगा तो हॉस्टल में डाल देंगे, ये सारे इनपुट नेगेटिव हैं। और मम्मी पापा को क्या लगता है पता है कि हम पैसे कमा लें ताकि हम बच्चों की अच्छा घर दे पाए, बाकी की चीज़ें दे पाए। हमारी हैसियत में ही नहीं है कि हम बच्चे को पाल सकें, तो उसको प्यार करने वाले दोस्त, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई ना कोई मिल जाएंगे, बट उसके ऊपर, उसके पोटेंशियल के ऊपर भरोसा करने वाला दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा जब तक मम्मी पापा नहीं। वो पहले हम बन जाए। तो आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इमोशनल और होने वाला है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल करने वाला। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, बट अगर आप एक पेरेंट हैं, ये एपिसोड होने वाला है लाइफ चेंजिंग आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके पूरे लाइफ के लिए। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे मैं इनवाइट करना चाहता हूं भारत के जाने माने पेरेंटिंग कोच परीक्षित जोवनपुत्रा सर का। यस, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, बल्ले बल्ले। वाह जी वाह, मजा आएगा सर आज। यस। तो सर सबसे पहला सवाल, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमको पाला है और हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, मतलब कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न पेरेंटिंग में कुछ डिफरेंस है? डेफिनेटली यस, और वो होने भी चाहिए। तो क्या डिफरेंस है वो पहले हम बात कर लेते हैं। पहले के समय में एक्चुअली बच्चों को पालने की ज़रूरत नहीं थी, पल जाते थे जी। राइट। मम्मी ने आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो या पापा ने आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, ऐसा कुछ भी याद नहीं होगा। मे बी पापा आने के बाद तो सारे बच्चे एकदम चुपचाप पालती मार के बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए या कुछ भी करते हुए, तो वहाँ पर पापा का डर था, राइट। और मम्मी के लिए प्यार था, बट मम्मी को ज़्यादातर केस में देखा गया है कि जॉइंट फैमिली और सबकी जिम्मेदारी पूरी करने में, घर के काम करने में मम्मा के पास उतना टाइम नहीं होता था। तो जॉइंट फैमिली था, उसके कारण वो जो बच्चा था ना, अपने पापा के साथ खुल के बात नहीं करता था, बट अपने चाचा के साथ, और जो चाचा का बेटा होता था वो पापा के साथ। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं पे वो एक अच्छा प्लस पॉइंट उसका ये था कि हमारा इमोशनल सपोर्टिंग सिस्टम हमें घर से कहीं ना कहीं पे मिल जाता था। बट नाउ जब हम प्रोग्रेस किए, जब अपने काम करने शुरू किए, नाउ वो जो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। तो नाउ जो चाचा करते थे, चाची करते थे, दादा करते थे, दादी करते थे, वो सारे काम बच्चों की परवरिश वाले या दूसरे भाई बहन भी जो सब साथ में मिलकर करते थे, वो अब मम्मी पापा के ऊपर आ गए। सो नाउ मम्मी एंड पापा और ज़्यादा बिजी हो गए, बिकॉज मम्मी पापा दोनों को काम करना है, घर संभालना है और साथ ही साथ में बच्चों को भी संभालना है। एंड इसलिए मुझे लगता है ये जो चेंज आया, तो मैं भी शायद आज से 30 साल पहले पेरेंटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं थी, बट टुडे इज़ द टाइम कि जहाँ पर यदि हम सीखें तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्टिंग टूल हो सकता है। सर पेरेंट्स को ही अब सारे काम करने हैं जो आपने एक्सप्लेन किया, नंबर 1 हैक सर क्या रहेगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हम जो दुनिया को बेस्ट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं, राइट। जैसे हम अभी पॉड शूट कर रहे हैं, हम ऑफिस पे जाएंगे, मीटिंग पे जाएंगे, अब आपके सेल्स के प्रेजेंटेशन में जाएंगे, तो क्या हम को नॉर्मल पजामा पहन के, नाइट ड्रेस पहन के चले जाएंगे? नो। क्या हम विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे? नो। तो दुनिया को जब हम देते हैं, हम क्या देते हैं? बेस्ट ऑफ यू देते हैं। बट घर पे जब हम आते हैं, हमारे बच्चों को रेस्ट ऑफ यू देते हैं। ओह माय गॉड, राइट। माने जो अब हमारे पास बच्ची कुची एनर्जी है, बच्ची कुची जो भी विचार है, वही चीज़ हम बच्चे के सामने रखेंगे एंड वी विल एक्सपेक्ट कि बच्चा अब गुड बिहेव करे। हमने दिया है बच्चे को रेस्ट ऑफ यू एंड हम अपेक्षा करते हैं बच्चे को कि बच्चा बिहेव करे बेस्ट ऑफ यू। ओह माय गॉड। तो नंबर 1 हैक जो मैं कहना चाहूँगा कि हम दुनिया को उतना ही दें, उतना ही काम धंधा बिजनेस हम करें, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो भी करें, बट उतनी एनर्जी के साथ हम घर पे वापस लौटे कि एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा हम बच्चे को बेस्ट ऑफ यू वाला वर्जन दिखा पाए। तभी एक्सपेक्ट करेंगे वो भी अपना बेस्ट ऑफ यू दें। दिखाए। यस। ओहो, ठीक है जी। सर आज के टाइम में पेरेंट्स हैं एंड स्पेशली जब वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग सीखना है, पेरेंटिंग सीखना है। पहले तो सुना भी नहीं था हमने कि सीखना भी पड़ेगा। आजकल हम सुनते हैं पेरेंटिंग सीखना है, क्या ये ओवररेटेड है पर सच में, या फिर ये बहुत बड़ा एक लूप होल है? स्विमिंग पूल में आप वैसे ही चले जाएंगे कि सीखेंगे सर?
गाड़ी जैसे आप यहाँ पर लेकर आए तो आपने पहले ही गाड़ी लेकर सीधे शोरूम से निकल गए थे कि पहले सीखे थे? नहीं सीखी थी। खाली ए या बी लिखना है वो भी सीधा लिखना शुरू किया था या सीखा था? सीखा। तो ज़रा सोचिए, माने छोटा सा ए है, छोटा सा बी है, शायद हमारे लाइफ में उतना ज़्यादा मैटर ना करे, पर मैं कहना चाहता हूँ ज़रा सोचिए बच्चा और उसकी परवरिश, ओह माय गॉड। क्या हमारे जीवन में वो मैटर करती है? इफ़ आंसर इज़ यस, तो ये सीखने का एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड हर मम्मी पापा को डेवलप करना चाहिए। एंड जब वो सीखते हैं, जब वो सुनते हैं, तो उसके बाद में उनके एटीट्यूड में बदलाव आता है और एटीट्यूड लीड्स टू द बिहेवियर। उनके बिहेवियर में बदलाव आता है तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चे का बिहेवियर सामने से चेंज हो ही जाता है। और मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि बच्चे को सुधारने के लिए चीखने की, चिल्लाने की, डांटने की, पनिशमेंट देने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों की पॉजिटिवली और प्यार से परवरिश हो सकती है, बशर्ते आप वो टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट यस। ये जाने, पहले जाने और फिर अपनाएं। जी बिल्कुल, ठीक है जी। सर आजकल मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज तो इनफैक्ट 2026 आ गया है। बिल्कुल 26 की बात करते हैं, 2026 की बात करते हैं। एडुकेशन को लेकर ना सर, इंडियन पेरेंट्स ना, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं कि यार बच्चा बस कुछ करे या ना करे वो पढ़ जाए। तो सर ये कहाँ तक सही है? वैसे उनकी जो चिंता है वो सही है, पर वो जो एक्शन ले रहे हैं वो गलत है जी। एज अ मदर, एज अ फादर, वी वांट कि हमारे बच्चे को हम बेस्ट चीज़ दें जी, तो चिंता तो होगी ही होगी। पर मैं जिस कहना चाहता हूँ कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह रहा है कि आने वाले समय में हर बच्चे की 7 से 8 करियर होगी, जी, जैसे आपने भी बताया कि आपने पहले और कुछ काम किया हुआ है, फिर इनकम टैक्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर अच्छे लेवल पे काम किया, नाउ अब आप ये करियर में है, तो आपने भी आपके जीवन के अंदर फूड बिजनेस और 4 से 5 बिजनेस आपने देखे। आने वाले समय में 7 से 8 करियर कंपलसरी होगी, क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड है वो बदल जाएगी। एआई के कारण शायद वो फील्ड बदल जाएगा, शायद वो प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इन द कॉन्स्टेंट चेंजिंग वर्ल्ड, बच्चे ने जो काम सीखा हुआ है वो 5 साल या 7 साल से ज़्यादा टिकेगा भी नहीं। नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट बदल जाएगा। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, हम वो एजुकेशन के पीछे बच्चों को ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, रुला रहे हैं, धमका रहे हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले एक प्रिंसिपल ने, आई थिंक आपको पता होगा, बेटी के कुछ 90-something% आए थे और गुस्से में आके उसको उतना मारा कि 10th स्टैंडर्ड की बेटी की डेथ हो गई। ओह शिट। मैंने ज़रा सोचे, इतने अच्छे परसेंटेज आने के बावजूद भी उतने में तो मेरे जैसे 2 लोग पास हो जाए, राइट? बिल्कुल। तो अपने क्यों 60 ऊपर आ जाए तो अपने को लगता है वाह सुपर। पर मेरा ये मानना है कि इन दैट सिचुएशन में भी शायद पापा ने जो सोचा हुआ था, या मे बी जो मम्मी पापा जो प्रेशर करते हैं वो सोचते हैं कि वो बच्चे का पढ़ेगा लिखेगा तो ही उसके करियर बना पाएगा। उनका इंटेंशन जो है ना, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। दे रियली वॉन्ट कि उनके बच्चे का करियर बने, बट इंटेंशन इनटू इनपुट इज पेरेंटिंग। तो उनका इंटेंशन हर मम्मी पापा का इज गुड फॉर देयर चाइल्ड, बट उनका जो इनपुट आया, बच्चे को मारना, बच्चे को प्रेशर देना, बच्चे को धमकाना, बच्चे को हॉस्टल का डर दिखाना, नहीं पड़ेगा तो हॉस्टल में डाल देंगे, ये सारे इनपुट नेगेटिव हैं। माई क्वेश्चन टू यू इज, 100% पॉजिटिव इनपुट है आपका, या इंटेंशन है सॉरी, एंड -1 इनपुट है, तो 100 इंटू -1 रिजल्ट क्या आएगा? ओहो, पेरेंटिंग -100 हो गई, राइट? सो हमें जिस यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं करना है, यूनिवर्स के लिए तैयार करना है। अरे सर जी, राइट? एंड जब बच्चे को हम यूनिवर्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो यूनिवर्स माने दुनिया उस तरीके से जा रही है कि जहाँ पर वो 6, 7, 8 करियर के लिए अडॉप्टेबिलिटी कोशेंट उसका हाई हो, नॉट द IQ। आज में भी 20 साल पहले, 30 साल पहले यदि IQ की हम बात करते हैं वो अच्छी बात थी जी, बट आज मोर देन IQ बच्चे का CQ हायर साइड पे होना चाहिए। दैट इज अ क्रिएटिविटी कोशेंट, कि बच्चा उसके आसपास की जो भी परिस्थिति है उसमें से कुछ नया क्रिएट कर सकता है। नंबर 2 EQ, वो लोगों के साथ कंबाइन करते हुए कुछ काम कर सकता है, इमोशन समझ सकता है या समझा सकता है जी। एंड देन आफ्टर आता है दैट इज कॉल्ड द AQ, एंड दैट इज द एडवर्सिटी कोशेंट और द एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, कि जो भी विपरीत परिस्थिति आएगी, जो भी चैलेंजेस, जैसे कोविड के दरमियान जो चैलेंजेस आए, तो उसमें वो लोग कोविड के बाद ज़्यादा सफल हुए कि जो लोगों ने वो सिचुएशन को अडॉप्ट करके उसमें से कुछ नया करने के लिए रेडी हुए। सो नाउ माई क्वेश्चन टू इज, ओनली IQ
मे बी शायद आने वाले समय में वो 10 to 20% मैटर करेगा। रिमेनिंग जो 80% है क्या वहाँ पर मम्मी पापा का फोकस है? स्कूल सिर्फ IQ पे काम करेगी, रिमेनिंग 3 पे एज अ मदर फादर हम काम करें। और लास्ट में एक चीज़ कहूँ कि वो पढ़ाई के लिए तो अपने स्कूल की फीस भर दी, स्कूल के बाद ट्यूशन में रख दिया, एक्टिविटी में रख दिया, तो नाउ इट इज़ देयर जॉब, इट इज़ देयर ड्यूटी। पर आने के बाद जो स्कूल काम नहीं कर सकती वो काम पे मैं फोकस करूँ। क्या कोई भी स्कूल आपको गारंटी देगी 2-5 लाख रुपये स्कूल आराम से फीस लेती है, मे बी उससे ज़्यादा भी वाली फीस वाली स्कूल अवेलेबल है। कोई भी स्कूल बच्चे के लिए गारंटी देगी कि जब आप हमारे वहाँ पर 5 लाख 7 लाख भर रहे हो, इनटू 12 साल 13 साल बच्चों को पढ़ाओगे तो 60-70 लाख 80 लाख 1 करोड़ जो भी आपने खर्च किया। माई क्वेश्चन टू यू इज़, वो स्कूल वाले हमें गारंटी देंगे कि जब बच्चा निकलेगा 100% रिस्पॉन्सिबल होकर निकलेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो हैप्पीएस्ट बच्चा ऑन दिस प्लेनेट होकर निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि आपका जो भी बच्चा है वो सक्सेसफुल होकर निकलेगा? नो। सो एज अ मदर, एज अ फादर, आप अग्री करेंगे कि हम हमारे बच्चों के अंदर 3 क्वालिटी चाहते हैं जी। कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, बच्चा हैप्पी हो एंड बच्चा सक्सेसफुल हो। ये 3 चीज़ आपकी जितनी भी डिप डिज़ायर है, जितने भी प्रश्न है, वो सारे के सारे RHS के आजू बाजू में हैं जी। अब नाउ जो स्कूल जिसकी वो गारंटी नहीं दे रहे हैं जी, एंड वो जो काम कर रहे हैं IQ से रिलेटेड, वही हम करते रहेंगे, तो नाउ बच्चे के अंदर RHS का डेवलपमेंट कब होगा? मे बी CQ का, EQ का, AQ का हम डेवलपमेंट कब करेंगे, SQ का डेवलपमेंट कब करेंगे, स्पिरिचुअल क्वेश्चन का डेवलपमेंट कब करेंगे? ये सारी चीज़ों पे मम्मी पापा को ध्यान देना चाहिए। IQ थोड़ा छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, थोड़ा छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। चलेगा। सर ये RHS को प्लीज़ रिपीट कीजिए ना। रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। सो बच्चा एटलीस्ट अपने सपने पूरे कर पाए, अपने फ्यूचर फैमिली के सपने पूरे कर पाए, उतना तो सफल होना चाहिए। देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ करे अच्छी बात है, बट एटलीस्ट अपने लिए तो वो सबसे पहले उतना तो सफल होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, हम लोग IQ पे फोकस कर रहे हैं, हमको फोकस करना है AQ, CQ, EQ और SQ पर। एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिएटिविटी क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। सर बहुत मज़ा आ रहा है मुझे लगता है पॉडकास्ट लंबा जाने वाला है, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि जो पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सर अभी कुछ महीने पुरानी बात है, मैंने देखा है सर, ये अक्सर मैंने देखा है अपने रिलेशन में, काफ़ी जगह देखा है कि जो बाप खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, वो चाहता है कि मेरा बच्चा बस डॉक्टर बन जाए। खुद UPSC क्लियर नहीं कर पाया, मुझे अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है। क्वेश्चन सर आपसे ये है, कुछ महीने पुरानी बात है, न्यूज़ है, सच्ची न्यूज़ है, एक बच्चे ने नीट प्रिपेयर करा, नीट में क्लियर करा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। वाई? उसको डॉक्टर बनना ही नहीं था। बोला पापा आई होप आई हैव मेड यू प्राउड, मतलब मैंने आपको प्राउड फील कराया। ये अभी की घटना जी, अभी कुछ महीने पहले। क्या बात? कि मैंने आपको प्राउड फील तो करा दिया ना, जो आप चाहते थे वो मैंने कर लिया, बट मुझे करना नहीं है, सॉरी मैं जा रहा हूँ। सर क्या कहेंगे इस पर? मैंने शायद मुझे लगता है कि मम्मी पापा को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चे के लिए एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए बच्चा नहीं है। जी राइट जी। माने हमें यदि ऐसा लगता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या बच्चा ये करेगा या इंजीनियर या आर्किटेक्ट या जो करेगा तो ही बच्चा सफल होगा, जी। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सिर्फ सक्सेस जो है ना RHS में, आप देखिए सबसे लास्ट में है सक्सेस सबसे लास्ट में है। जी। पहला काम बच्चा रिस्पॉन्सिबल बने, माने अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए, वैसा होना चाहिए, मुझे टोका टाकी ना करनी पड़े। फिर दूसरा है कि बच्चे हैप्पी हो। अब यहाँ पर मम्मी और पापा ने सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पे ही फोकस किया, और वो भी बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छा लगा वो वाला सक्सेस पे ही फोकस किया। राइट। तो इंस्टेड मेरा ये मानना है कि पहले बच्चे को रिस्पॉन्सिबल और हैप्पी वो हो जाए, फिर सफलता की बात आती है। और सक्सेस इज ऑल्सो नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, इज हीज और हर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो बच्चा जिसको सफलता मानता है, जो काम को सफलता मानता है, जो नाम को सफलता मानता है, वो होना चाहिए। ओह यस। इसलिए मैं भी शायद आज से मैंने 21 ईयर्स बैक मैंने जब सोचा कि मुझे पेरेंटिंग कोच बनना है एंड मुझे ये फील्ड में करियर में काम करना है, तो मम्मी पापा ने नहीं कहा कि तूने तो भाई
यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है, क्लासेस की फ़ीस भरी हुई है, या तूने बीकॉम किया तो अब तू एमकॉम कर ले, एमबीए कर ले, सीए कर ले, वो सारी चीज़ कर। साइकोलॉजी में क्यों घुसना है? और उस समय पे तो अवेलेबल नहीं था, बीकॉम के बाद एमए में एडमिशन था ही नहीं, ओके, राइट? अभी वो ऑप्शंस है, बट तब बीए करना पड़ेगा, फिर एमए में एडमिशन मिलता था। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैं साइकोलॉजी में स्टडी नहीं कर पाया। एंड मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं बीकॉम के बाद अब पढ़ूंगा नहीं, सो आई एम जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट। एंड मैंने ये सोचा कि मैं वैसा सिलेबस तैयार करूंगा जो मुझे सीखने को नहीं मिल रहा है, उसकी मैं बुक लिखूंगा, उसके ऊपर R&D करूंगा, उसके ऊपर रिसर्च करूंगा, वो लोगों को सिखाऊंगा, और एक दिन इसकी मे बी यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और एक दिन मिनिस्ट्री बनाऊंगा। एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट a 10,000 पेरेंटिंग कोच। ओहो, एंड उसके बाद में हर स्कूल के अंदर एक पेरेंटिंग कोच होना चाहिए। एंड उसके बाद में वी वांट कि पेरेंटिंग की फर्स्ट यूनिवर्सिटी बने ऑफ दिस प्लेनेट। एंड उसके बाद में पेरेंटिंग की मिनिस्ट्री होनी चाहिए। तो जो नहीं था, पर उस समय में आज से 21 साल पहले 22 साल का लड़का ऐसा बोले कि मुझे पेरेंटिंग कोच बनना है, तो तब मम्मी पापा ने मेरे सपने पे भरोसा रखा। सो मैं कहूँ, मम्मी पापा है ना, बच्चों को प्यार तो बहुत करते हैं, उनके बड़े सपनों पे या अलग सपनों पे भरोसा नहीं करते। मैं कहना चाहूँगा कि जितना आप प्यार करते हैं ना, थोड़ा कम भी करेंगे ना, तो उसको प्यार करने वाले दोस्त, रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई ना कोई मिल जाएंगे। बट उसके ऊपर, उसके पोटेंशियल के ऊपर भरोसा करने वाला दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा जब तक मम्मी पापा नहीं है। वो पहले हम बन जाए। जी बिल्कुल। ये जो आपने पेरेंटिंग यूनिवर्सिटी एंड ऑल ये जो बातें बोली है ना, मुझे लगता है दिस इज द नीड ऑफ द आवर सर। इंडिया में, स्पेशली इंडिया में हम लोग ऑब्सेस्ड होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर। जो आपने बात बोली सर, RHS, S इज द थर्ड प्रायोरिटी, उनकी ओनली प्रायोरिटी बन गई है S, दैट इज सक्सेसफुल। ठीक है जी। तो एक हमने एक्सट्रीम सिचुएशन ली सर, स्टूडेंट्स आर डूइंग सुसाइड एंड ऑल, एक्सट्रीम सिचुएशन है। इसका दूसरा पहलू लेते हैं, एक और एक्सट्रीम सिचुएशन, इससे दूसरी एकदम विपरीत, जो कैजुअल पेरेंटिंग है, इग्नोरेंस वाली कि ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा, हो जाएगा, वो कहाँ तक सही है और उसमें क्या हम टेक्निक्स अपनाएं सर उस तरह के पेरेंट्स के? वंडरफुल। सो एक ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है, एक ही जो बहुत ज़्यादा लीनियंट है जी, राइट। मैं कहना चाहूँगा जैसे ये माइक है, उसको भी हम इम्बैलेंस करेंगे। मैंने जो तीनों पाए हैं वो यदि प्रॉपर नहीं होंगे तो गिर ही जाएगा। सेम में एक ये एक्सट्रीम पे जा रहा है, वो भी गलत है, और ये पूरा छोड़ दे बच्चे के हवाले, वो भी गलत है। हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड अप्रोच और द न्यूट्रल अप्रोच। राइट। एंड न्यूट्रल अप्रोच के लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ कहना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड 3H फार्मूला। 3H फार्मूला। सो बच्चे का ऑल ओवर हमें डेवलपमेंट करना है, तो 21 ईयर का प्रोजेक्ट है। पेरेंटिंग इज अ 21 ईयर प्रोजेक्ट इफ़ यू डू इट राइट। ओके। एंड इफ यू डोंट डू इट राइट, इट इज़ अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। ओके, राइट। वो फिर बच्चा 25 का होगा, 50 का होगा, तो भी आपको उसके पीछे कंसर्न करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जब हमें 21 ईयर में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, बाय द वे ये ऑडियंस आपको लगता है कि आपको 21 में पूरा करना है तो 21 टाइप करें, और आपको लगता है लाइफ टाइम में पूरा करना है तो LT टाइप करें। तो मैक्सिमम पेरेंट्स वुड प्रेफर कि वो 21 पे आए। तो नाउ यदि हम 21 पे करना चाहते हैं, तो मम्मी पापा का पहला रोल क्या है? 0 to 7, 7 to 14 and 14 to 21, and that is H, H and H. So now हम यदि H and H को देखें, तो H and that is for the heart development, H 7 to 14 that is for the kind of head development, and 14 to 21 and that is called the hand development. Now 0 to 7 को यदि हम बात करें, 0 से लेकर 7 साल तक, तो बच्चे को पेंसिल से ABCD या 1 2 3 की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले उसको इमोशन के ABC की ज़रूरत है, इमोशन के 1 2 3 की ज़रूरत है। वहाँ पर वो बच्चे के अंदर सिंपैथी आए, एम्पैथी आए, लव हो, केयर हो, शेयरिंग हो, ये सारी चीज़ें बच्चा पहले 0 to 7 ईयर्स के अंदर सीखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। क्योंकि प्यार की परिभाषा है ना, वो पहले 7 साल में ही डिफाइन हो जाती है, एंड दैट इज़ फॉर थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल दूँ कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मे बी स्पाउस या मे बी अर्ली एज में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उनके साथ जब हम होते हैं तो हम काली काली भाषा में बात करेंगे, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा मोना,
उसने खाया कि नहीं, बाबू ने खाया कि नहीं, वो सारी चीज़ें आएगी। वहाँ पर होता है आइंस्टाइन ने खाया कि नहीं मेरे। कभी जब हम प्यार में होते हैं तो उसको थॉमस अल्वा एडिसन कहने की इच्छा होगी, कभी नहीं होगी। सो बुद्धि जो है वो बाद में है, पहले दिल और इमोशन है। एंड इसीलिए एज अ मदर, एज अ फादर, यदि आपका बच्चा 0 to 7 में है तो वहाँ पर बच्चे को प्राइमरी केयर गिवर का डेली शो अप होना वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्राइमरी केयर गिवन द बेस्ट इज मम्मी एंड पापा। इज इन केस यदि कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग है, ट्रैवलिंग है, आउट ऑफ स्टेशन है, कुछ भी ऐसा है वो कोई पेरेंट के लिए, तो मे बी एटलीस्ट मदर तो वो बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। उसके बाद में यदि पापा पॉसिबल नहीं है एवरी डे, तो एटलीस्ट दादा दादी, नाना नानी, कोई भी एक या दो व्यक्ति जिसको वो डेली शो अप कर पाए। राइट। एंड या फिर यदि हमने उनके लिए आई या ताई समथिंग कुछ भी हमने व्यक्ति को हायर किया हुआ है, तो वो व्यक्ति को भी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कि वो बच्चे को रियलाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम वाली है एंड मैं उनके साथ कुछ भी बिहेव कर पाऊंगा। उनको लगना चाहिए कि वो उनके साथ भी रिस्पेक्टफुली बात करना, शी इज़ और ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फैमिली। उस तरीके से हम ट्रीटमेंट दें कि उसको फैमिली जैसा फील हो, वो काम करने वाला वैसा फीलिंग ना आए। एंड नाउ वो समय पे हम बच्चे के लिए पहला देंगे लव और दूसरा देंगे कनेक्शन। जी। सो 0 to 7 ईयर दैट इज़ फॉर लव एंड कनेक्शन। तो वो जो 4 साल का बच्चा है, वो जब ऑफिस से पापा आते हैं कैसा फील करवाता है, पापा आ गए जैसे वो शहनशाह हो। और वही बच्चा जब 16 साल का हो जाता है पूछता भी नहीं, बोले हाँ आए होंगे, उनका घर है, आना है तो ठीक है, ना आना है तो जाए। राइट, वो उसके दोस्तों के साथ उसकी दुनिया के अंदर बिजी है। तो नाउ वो जो 0 to 7 ईयर्स था, वहाँ पर जब बच्चे ने पापा को उस तरीके से ट्रीटमेंट दिया, उस तरीके से आप सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट उसको ना दें, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ आया मैं थका हुआ हूँ ये वो, वैसे नहीं। बट इंस्टेड आप भी उसके सामने एक्साइटमेंट दिखाएं कि वाह मेरा बच्चा, मैंने तुझे बहुत मिस किया, और उसको झादू की जप्पी दे दे, उसको हाई फाई दे दे। उस तरीके से उसको यदि आपने ट्रीटमेंट दिया है तो फिर वो 16 साल पे भी आपको वैसे ट्रीटमेंट देगा। आप नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे तो वो नॉर्मल, आपने सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट उसको दिया हुआ है तो वो 16 साल पे हो के आपको भी लुक दे के चला जाएगा सेलिब्रिटी वाला। सो 0 to 7 में हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा खेलना, उसके साथ हो सके उतना खेले, हो सके उतनी धमाल मस्ती करे, हो सके उतना बच्चे को मिट्टी में, कीचड़ में, हर जगह पर वो खेलता रहे, हो सके उतना। अब आप बोलेंगे कि सर तो फिर पढ़ेगा कब? मैं जस्ट कहना चाहता हूँ, प्रकृति ने दिमाग किसको दिया? हमें दिमाग की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोचिए, प्रकृति में सारे जो भी एनिमल्स हैं या जितनी भी स्पीशीज़ है, उसमें से दिमाग किसके पास है पता है? जो मूव करते हैं। राइट, जैसे पेड़ है, दैट इज लिविंग स्पीशी, बट उनको मूव नहीं करना है तो उनको दिमाग की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो जहाँ पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी मानते हैं, प्रकृति यदि हम पकड़ के चले, तो ब्रेन का डेवलपमेंट तभी है कि जब आपको मूव करना है। माने ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन इज टू मूव यू फ्रॉम हियर टू दैट। माने बॉडी मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू ब्रेन डेवलपमेंट। एंड उसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को, 3 साल के बच्चे को जब हम क्लास के अंदर बंद करके बिठा देते हैं, फिर बोलते हैं कि चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, तो नाउ अब सोचिए कि उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट वाला 7 ईयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था, इनफैक्ट फर्स्ट 5 ईयर्स इज 90% इन ब्रेन डेवलपमेंट, वहीं पे मैक्सिमम बिठाने की और चुप कराने की बात करते हैं। दैट इज़ द टाइम कि जब बच्चा सबसे ज़्यादा लाउड होना चाहिए। दैट इज़ द टाइम कि बच्चा एकदम सोफे पे कूदे तो कूदना चाहिए, क्योंकि उसके बाप का घर है। राइट, उसके बाप के घर पे नहीं कूदेगा तो कहाँ पर कूदेगा? सो मेरा ये मानना है, जो पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना है, 0 to 7 के बीच में बच्चे के साथ हो सके उतना लव एंड कनेक्शन हो। एंड नंबर 3 एंड दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी मैक्सिमम। बच्चा नहीं लिखता ना, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ता ना, अच्छी बात है। ओके, वो बच्चे को मिट्टी में खेलने दो, वो बच्चे के साथ बॉल पकड़ के दीवार पे फेंक के कैच करना, टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ खेलो, उसके साथ हो सके उतना काइंड ऑफ खुलो। वो बच्चा सेफ एंड सिक्योर फील करेगा। जब ये डेवलपमेंट हो गया ना, तो अब जब ये वाला पार्ट आएगा 7 ईयर्स से, अब आपको उसको सिखाना है R&D।
Okay. and that is routine and discipline. 0 to 7, and that is what? Love and connection. Okay. 7 to 14, and that is for R&D. That is for routine and discipline. Now this is the time कि जब बच्चा दिल से भरा हुआ है, अंदर से एकदम सुकून है उसके अंदर, उसका आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. अब जब आप उसको कहेंगे कि बेटा आपको पढ़ने पे ध्यान देना है, तो उसका धमाल मस्ती का, दौड़ने का कोटा उतना सारा पूरा हो चुका है कि अब वो शांत होगा. राइट? एंड अभी भी वो 50% ही होना चाहिए. 14 के बाद पूरा शांत होना चाहिए. अभी 50%. एंड यहाँ पर हम बच्चे के रूटीन को डेवलप करने की कोशिश करें. सो बच्चे को मे बी शायद सोने का टाइम, बच्चे का उठने का टाइम, बच्चे का खाने का टाइम, ये सारी चीज़ें हम फिक्स करना शुरू करें. स्पोर्ट्स का टाइम एंड स्टडी का टाइम. ये 5 टाइम है. और एज अ मदर फादर जो भी प्रॉब्लम आते ये 5 चीज़ों को लेकर ही आते. Yes. Yes. मम्मी पापा डिसाइड करें आज से आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि आज से लेके 1 महीना हम एक शेड्यूल को, सेलेटिस्टिक सोने के टाइम को हम फिक्स करेंगे. 1 महीना मम्मी पापा दोनों कॉन्शियस एफर्ट डालें कि हम 8 बजे डिनर करेंगे, 9 बजे बेड पे जाएंगे, एंड 9 से लेके 9:30 पौने 10 बजे तक बच्चे के साथ धमाल मस्ती करते करते 9:30 पौने 10 बजे तक सुलाएंगे बच्चे को. वो रूटीन यदि आपने 1 महीने तक फॉलो किया, वो सेट हो गया. नाउ बच्चे का मे बी लंच का टाइम या ब्रेकफास्ट का टाइम या मे बी स्टडी का टाइम वो दोनों डिसाइड करें, दोनों साथ में मिलते हुए. इट इज़ नॉट मदरिंग, इट इज़ नॉट फादरिंग, इट इज़ पेरेंटिंग. तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. दोनों साथ में मिलकर डिसाइड करें कि चलो अब हम मे बी बेटे का बेटी का स्टडी का टाइम फिक्स करते हैं, स्पोर्ट्स का टाइम फिक्स करते हैं. वैसे 5 टाइम आपने किए, 5 महीने. 5 महीने के बाद आपका पेरेंटिंग में एक भी चैलेंज, प्रॉब्लमेटिक चैलेंज नहीं होगा. फिर प्रोग्रेसिव चैलेंज होगा कि अब बच्चे की गॉड गिफ्टेड टैलेंट जाननी है, हमें बच्चे के कौन से करियर का प्लानिंग करें, बच्चे के कौन से स्किल्स को हमें डेवलप करना चाहिए, बच्चे की ये टैलेंट को नर्चर करने के लिए अब हम क्या करें, कौन सी बुक पढ़े. वो चीज़ों का डेवलपमेंट पे आपका फोकस होगा, प्रोग्रेसिव होगा, नॉट प्रॉब्लमेटिक. सो नाउ जब ये हो गया तो बच्चे के अंदर रूटीन आ गया. रूटीन आने के बाद धीरे धीरे बच्चा डिसिप्लिन होना शुरू हो जाएगा. एंड जब वो हो जाता है, नाउ बाय द टाइम ऑफ 14, अब मम्मी पापा का रोल क्या है? तो अब मम्मी पापा को पहली चीज़ करनी है, एंड दैट इज SMP. SMP. S&P. दैट इज स्किल एंड परफॉर्मेंस. Okay. तो दिस इज द टाइम कि जहाँ पर बच्चे के अंदर ईगो आ चुका है, जी. बच्चे के अंदर आई मी एंड माई सेल्फ आ चुका है. अब बच्चे के अंदर एक बड़ा सपना आ चुका है कि मुझे करना है. और जो भी लेवल पे आप होंगे, मैंने मम्मी पापा मारुति पे होंगे तो बच्चे को लगे कि मुझे होंडा सिटी चाहिए, मम्मी पापा होंडा सिटी पे होंगे तो बच्चे को लगा मुझे मर्सिडीज चाहिए, मम्मी पापा के मर्सिडीज होगा तो बच्चा रोल्स रॉयस या लिम्बोर्गिनी वाला होगा, और लिम्बोर्गिनी होगी तो हेलीकॉप्टर वाला होगा. माने यूनिवर्स ने जो नेक्स्ट जनरेशन बनाई है वो आपसे ज़्यादा फास्ट है, वो आपसे ज़्यादा एडवांस है, आपसे ज़्यादा बड़ा सोचने वाली है. एंड तभी तो हम इवॉल्व करेंगे. सही बात. वरना हम पत्ते लपेटे हुए जंगल में खड़े होते, अभी पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते. राइट? सो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर अब मदर एंड फादर बच्चे की जो खूबी थी जिस पे हमने काम किया था, 0 to 7 में हमने आइडेंटिफाई किया, 7 to 14 में हमने उसको डेवलप किया, रूटीन में लाया, डिसिप्लिन में लाया, एक्टिविटी करवाया. अब वहाँ पर हम वो चीज़ देखें कि ये चीज़ को प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए कौन कौन सी स्किल की ज़रूरत है. एज अ मदर, एज अ फादर, यदि आप वो स्किल्स को डेवलप करने पे बच्चे की हेल्प करते हैं 14 से लेके 21 के बीच में, एंड वो बच्चा वो स्किल को परफॉर्म करे, उसके लिए प्लेटफॉर्म देते हैं, तो नाउ बच्चे का जो डोपामिन बनेगा, बच्चे का जो एक्साइटमेंट होगा, वो एक्साइटमेंट परफॉर्मेंस पे आएगा. वो एक्साइटमेंट सक्सेस के लिए आएगा. वो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट उसको मे बी मैं कहना चाहूँगा करियर के लिए किसी को मिलेगा, उसके अंदर आएगा. नॉट विद दी दोस्तों के साथ पार्टी करने से, नॉट विद दी मे बी मैं कहूँगा कि दोस्तों के साथ पिज्ज़ा या समथिंग कुछ खाने से, नॉट विद दी दोस्तों के साथ रेसिंग करने से, नॉट विद दी कि हम मूवी वगैरह में जाए या नाइट आउट करें उसमें से, गेम में से, वीडियो गेम में से नहीं, बट लाइफ की रियल करियर की गेम में से उसको किक मिलेगा. एंड यदि हमने वो डेवलप कर दिया तो 21 ईयर तक बच्चा उतना ज़्यादा समझदार होगा कि रिस्पॉन्सिबल हो चुका होगा, अंदर से हैप्पी भी होगा, बिकॉज 0 to 7 के बीच में उसको ढेर सारा प्यार मिला है, लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी मिली है.
एंड नाउ बच्चा सक्सेसफुल होने के लिए भी रेडी होगा, जी बिकॉज वो करियर जिसमें वो 21 के बाद काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए जो स्किल चाहिए, जो टैलेंट चाहिए और जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो सारा का सारा अब उसके अंदर आ चुका है। तो नाउ 21 ईयर इज़ दी एज कि जहाँ पर अब आपको बच्चे की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ दी कंप्लीट और दी मैं कहूँगा हैप्पी पेरेंटिंग। वाओ सर, लेट मी टेल यू, टुडे आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे आपको जानने का मौका मिला और मुझे ऑन दिस स्पॉट इतनी सारी टेक्निक्स, मैं लिटरली मैं नोट्स बना रहा हूँ एंड आई बिलीव कि सारे पेरेंट्स, अगर आप सीरियस हैं तो नोट्स बना रहे होंगे मेरी तरह, एक बच्चे की तरह आप यहाँ पर बैठे होंगे अपने बच्चे को सिखाने के लिए। सर 3H की बात करी आपने, हार्ट, हेड एंड हैंड। सर 1 2 3 4 5 क्रॉस क्वेश्चन है इसमें से मेरे पास। ओके, क्विकली पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन सर, 3H तो समझ में आया, ये बताइए बच्चे को कूटने का सबसे बढ़िया टाइम क्या है? बच्चे को कूटने का टाइम वो है कि जब आप खुद को कूट लें राइट, आपकी गलती होने पर। जब आज आपको रियलाइज हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ राइट, कि जब आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मुझे लगता है कि बच्चे के लिए मैंने कुछ गलत किया हुआ है, या टाइम नहीं दिया है, या मुझे जो सीखना चाहिए था मैंने सीखा या जाना नहीं, तो क्या आप खुद को कूटेंगे? नहीं। दूसरा, कूटना कब चाहिए मालूम है? जब आपको पता चले कि उससे रिजल्ट मिलेगा। पनिशमेंट से यदि रिजल्ट मिलता तो जेल के बाहर जो भी निकलता है वो सारे संत महात्मा निकलते हैं, यदि पनिशमेंट से सुधर देते। बट वहाँ पर छोटा चोर और बड़ा चोर होके निकलता है, क्योंकि वहाँ पर पहले तो एक ही टेक्निक पता थी, अंदर जाने के बाद और 50 टेक्निक पता चल चुकी है, और अब तो नेटवर्क भी हो चुका है। तो नाउ पनिशमेंट से है ना व्यक्ति रिजिड हो जाता है। राइट। मुझे ढेर सारे लोग बोलते हैं हमें तो बचपन में बहुत मार पड़ी। जी 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 जी। तो आप अग्री करेंगे कि हम ढीठ भी हो गए थे कि अब मारना मार लो, क्या करोगे राइट। तो 2 4 5 थप्पड़ पड़े या जो भी हमें स्केल से मारते थे, डंडे पड़ते थे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड हम वो प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते थे। ओह यस। एंड समहाउ वही लोग जब बड़े होते हैं ना, तो अपने स्पाउस पे या बच्चों पे वो आराम से हाथ उठा लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है दिस इज़ द वे, यही तरीका है, यही तरीका है राइट। सो पहला चीज़, बच्चे को कूटने का बेस्ट टाइम इज़ कि जब आपको रियलाइज़ होता है ना, आप खुद को कूटना चालू कर देते हो, तो बच्चे को कूटना चाहिए। पर नहीं, हम क्या करते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं। सो बच्चे को कूटना इज़ नॉट दी वो 25वां घंटा इज़ द बेस्ट टाइम। 25वां घंटा इज़ द बेस्ट टाइम, नॉट इन 24 आवर्स राइट। बट यदि इन एनी सिचुएशन यदि हमें ऐसा कुछ होता है, तो जब हम अपने आप को रियलाइज़ करवाते हैं तो इम्प्रूवमेंट आता है। यस। यदि हम बच्चे को रियलाइज़ करवाए तो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। बिल्कुल ठीक, मज़ा आ गया सर। ये मैंने जान के पूछा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे पूछने के लिए। होगा। दूसरा सर, आपने बोला 7 to 14 में रूटीन एंड डिसिप्लिन पे फोकस करें, ठीक है जी। मेरा सर 3.5 साल का मेरा छोटा वाला, माय यंगर वन इज 3.5 अप्रॉक्सीमेट 3.5 ईयर ओल्ड। वंडरफुल सर मैं तो उसके रूटीन डिसिप्लिन पे करता हूँ थोड़ा थोड़ा, कि अपना बेड लगाओ, ठीक करो, सिस्टम से रखो। आई थिंक वो मतलब ज़्यादा ना ओवरडू ना करें, थोड़ा बहुत रखें। नहीं, वो बेड वगैरह ठीक करें और वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो अच्छी बात है जी। बट उससे ज़्यादा आपका फोकस वहाँ पर होना चाहिए कि वो चीज़ आप उसके साथ करें, राइट। और वहाँ पर भी आप उसके साथ इंटरेक्ट करें, उसके साथ बातचीत करें, वो ऑर्डरिंग ना हो, इमोशंस इन्वॉल्विंग हो, वाओ, ताकि दैट इज़ द कनेक्शन टाइम, दैट इज़ द कनेक्शन टाइम फॉर यू। सो बच्चा यदि छोटे छोटे चोर्स में हेल्प करता है तो इन अ वे इट इज़ गुड, पर वो ऑर्डरिंग फॉर्मेट में ना हो वहाँ पर, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस इज लव एंड कनेक्शन। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मम्मी पापा को नहीं कर रहे हैं, मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। उसको लगना चाहिए पापा भी मेरे साथ करे, मैं भी कर रहा हूँ, और पापा के साथ मुझे ये करने में मज़ा आता है, इन्वॉल्व। वैसे मज़ा आ गया सर। माई 3.5 ईयर ओल्ड, सर आपने सोफे की बात कही, कूदना है, तो सर वो शुरू होता है तो वो बंद ही नहीं होता है, तो बंद कैसे करना है सर? वंडरफुल। 14 के बाद बंद हो ही जाएगा। 14 के बाद सर, ओके राइट। सो मैंने अभी पूरा कूदेगा, फिर आधा कूदेगा, और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जैसे मेरा सन अध्याय भी 0 to 3 के बीच में, इनफैक्ट 7 के बीच में मैं जैसे सेशन ले रहा हूँ, तो ड्यूरिंग दी सेशन वो आएगा, सोफे पे ऐसे चढ़ेगा, मेरे कंधे पे आके बैठ जाएगा चालू सेशन में। नेशनल चैनल पे इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ पर भी आके मेरी गोदी में आके बैठ जाएगा, राइट। एंड वो जब भी आएगा तो मैं कहूँगा दोस्तों को हाई कर दो, सबको एक बार खाली डिजिटल हाई फाई दे दो, एंड
मैं उसके पीठ पे हाथ घुमाऊंगा या मेरे कंधे पे 2 4 5 मिनट बैठेगा। उसके बाद में उसको जब फील हुआ कि हाँ लव है, कनेक्शन है, पापा के लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, 2 4 मिनट में उतर के फिर चला जाएगा। बट उस समय पे वो बच्चे को लव एंड कनेक्शन महसूस होना चाहिए। इन उस समय पे मे बी शायद हम बैठे हुए हैं और सोफ़ा है तो सोफ़े पे वो कूदता ही रहेगा एंड मैं देखूंगा, हंसूंगा, बातचीत करूंगा एंड वो मे बी घर पे मेहमान है या कोई भी है तो वो होता रहता है। बट जब अब वो 8 साल का हुआ, अब कंपैरेटिवली उसका सोफ़े पे कूदना मैं कहूँगा कि 90% कम हो गया है। वो पहले 7 ईयर्स में, अगेन मैं कहूँगा मूवमेंट इज इक्वल टू ब्रेन डेवलपमेंट, राइट? इसीलिए भगवान ने ब्रेन दिया है। तो वो कूदे तो रोकना नहीं है, उसको और कूदवाना है। इनफैक्ट हम भी कूदे उसके साथ तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर। सो दैट इज द टाइम नॉट टू करेक्ट हिम बट टू कनेक्ट हिम। कनेक्ट हम करेक्ट करने में लगे हुए हैं। हाँ सर अब ये भी एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये हुआ होगा 100%। अभी अभी आप ही के एग्जांपल से कि आपका पैसा बेटे का नाम आपने क्या बताया? अध्याय माय गॉड, वाई यूनिक, इट्स सो वेरी यूनिक नेम। यस फाइन। सो हम भगवद गीता और कृष्ण जी के आसपास का नाम रखना चाहते थे जी, बट वैसा नाम रखना चाहते थे कि जो संभव ना हो ना तो फिर हम कुछ प्लानिंग करते करते भगवद गीता का अध्याय, सो फिर हमने सोचा वही हम रखते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। आपने बोला अध्याय आया, आप सेशन ले रहे हैं, आपने उसको कडल किया, थोड़ा दिखाया या हाई फाई करवाया, फिर वो चला गया, उसको लगा कि हाँ लव एंड फील। मेरे साथ मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं 3.5 ईयर ओल्ड छोटे वाले की बात कर रहा हूँ फिलहाल। वो जब भी आता है मैं उसको दूर से ही शू अवे कर देता हूँ। मेरा एक ऑफिस है, घर में भी एक मेरा एक ऑफिस है, जब मैं वहाँ से सेशन ले रहा हूँ बहुत दूर से मैं उसको शू अवे कर देता हूँ एंड ही नो कि वो अंदर आ ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज रॉन्ग। हमें उसको, क्योंकि 0 to 7 इज नॉट अबाउट दुनियादारी, इट इज अबाउट लव एंड कनेक्शन, राइट। तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पापा के लिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, ये इन एनी सिचुएशन हम पहले उसको, जब आपका सेशन हो उससे पहले यू मेक श्योर कि आप आधा घंटा पौना घंटा उसके साथ खेल ले और फिर आप उसको बताएं। एंड मेरा ये मानना है कि जब भी आपका सेशन हो, आपके पार्टिसिपेंट्स को वो आके हाय हेलो करे तो वो ट्रेनिंग सीख रहा है, राइट। एंड मेरा ये मानना है कि अभी तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि मैं सेशंस ऑफिस से लेता हूँ बट जब भी मैं इन केस घर से लेता हूँ तो अध्याय बोलेगा कि ओके पापा मुझे भी बैठना है, तो ना अध्याय वहाँ पर बेड पे खेलता रहेगा, ड्राइंग करता रहेगा। हाउ मच ओल्ड इज राइट नाउ? 8 राइट। एंड फिर वहीं पे वो सुनते सुनते सो जाएगा। वो मम्मा के पास बोले नहीं मुझे पापा को सुनना है, बिकॉज हम पूरे दिन अलग रहते हैं, ऑफिस पे रहते हैं, फिर शाम को सेशन है, तो ना अभी उसको टाइम नहीं मिला, तो ही एक्चुअली वांट माय टाइम। बट वो वीक में 1 दिन या 2 दिन का इवनिंग का जब सेशन हो तो मैं क्या करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। बट वहाँ पर वो रहेगा, सपोज टीवी रूम में हूँ तो वो सोफे पे थोड़ी देर खेलेगा, कूदेगा, बीच में फ्रेम में आएगा, सबको हाई करेगा, कैमरे में बीच में एक बार उंगली डालेगा, वैसे 2 3 4 बार करेगा एंड मैं उसको गोदी में बैठाऊँगा, पीठ पे हाथ घुमाते घुमाते मेरा सेशन कंटिन्यू रहेगा। उसको जब वो लव केयर महसूस हो गया फिर 1-2 तकिए मेरे ऊपर फेंकेगा, ऐसा कुछ होगा और फिर वहाँ पर बाजू में सो जाएगा। जब उसको फील हुआ कि हाँ मैंने मेरा काम कर लिया पापा का अटेंशन लेने का। बट नाउ एज अ फादर इट इज़ माई ड्यूटी, जो मैं करता हूँ उसको सुलाना, रात को स्टोरी टेलिंग करना इज़ माई ड्यूटी, वो मैं करता हूँ। रात का सेशन होता है उस समय पे नहीं हो पाता, आई मेक श्योर कि कुछ भी करते हुए वो करूँ। एंड जो दिन रात को टाइम नहीं दे पाया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उसको सुबह में उठाना, नहलाना, तैयार करना, इन स्कूल बस तक ड्रॉप करना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जब मेरा रात का सेशन होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आई मेक श्योर कि मैं उसको स्कूल बस तक नहीं स्कूल तक छोड़ने के लिए जाऊँ। इन वो मैं कार धीरे धीरे ड्राइव करूँगा, वैसे 15 मिनट का ड्राइव है बट आई मेक श्योर कि 25 मिनट के आसपास में हम पहुँचे। एंड वो 25 मिनट में उसके साथ इंटरेक्ट करूँगा, बातचीत करूँगा, जो रात को आधा घंटा नहीं दे पाया दैट आई विल गिव इन द मॉर्निंग। एंड फिर वहाँ पर उसको छोड़ूंगा स्कूल पे और फिर मैं आके मेरा वॉक या जो कुछ भी करना है वो उसके बाद में थोड़ा डिले शुरू करूँगा। सो इधर मॉर्निंग और इवनिंग एज अ फादर जब उसको लगता है कि माई फादर इज़ कमिटेड फॉर मी, वही बच्चा बड़ा होकर पापा के बिजनेस में आएगा। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि अब की ढेर सारे बिजनेसमैन के साथ काम करते हैं, हम भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन के साथ हमने काम किया एंड वी फाउंड कि मैक्सिमम बच्चे अपने पापा के साथ धंधे पे आना ही नहीं चाहते। पापा की करोड़ों की फैक्ट्री है, नहीं आना चाहते। पापा ने 0 to 7 मिस कर दिया। यस
उसकी कॉस्ट 21 के बाद वो पे कर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। डोंट यू थिंक 0 to 7 में थोड़ा धंधा कम करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो मैंने और मेघा ने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि अकेली मदर मैटरनिटी लीव क्यों लें, ओह यस, पैटर्निटी लीव भी पापा की होनी चाहिए। एंड मैंने और मेघा ने दोनों ने कॉन्शियस डिसीजन लेते हुए 70% हमारा बिजनेस हमने बंद कर दिया था, ओह कम कर दिया था, नॉट बंद बट कम कर दिया था। सो वो 7 years के दरमियान मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं किया, कोई टेड टॉक नहीं, कोई जॉस टॉक नहीं, कोई भी नए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मीटिंग नहीं। जिस कंपनी के सर्वाइवल के लिए जो भी हमारी मिनिमम कॉस्ट से जा रही है, सैलरी वो बाकी का सारा चीज़ मिला के उतना हमने काम किया। एंड अदरवाइज अध्याय के साथ रोज़, क्योंकि 3 साल 4 साल तक स्कूल नहीं है, तो वहाँ पर रोज़ सुबह में उसके साथ धमाल मस्ती करना। इनफैक्ट हमारी ऑफिस में अध्याय का एक बाकायदा कैबिन था 3.5 साल पहले, और जो मेघा का भी कैबिन था वहाँ पर भी हमने एक छोटा सा वर्किंग डेस्क रखा था, बाकी पूरा जगह खेलने का रखा हुआ था। राइट। सो फर्स्ट 3 years के दरमियान मैं जब ऑफिस में भी हूँ तो अध्याय ऑफिस में है, एंड हम वहाँ पर स्टाफ एरिया में पकड़म पकड़ी खेलेंगे, उसके साथ हम डार्टिंग खेलूँगा, कुछ ना कुछ उसको जब भी मेरी याद आई तो सीधा मेरी कैबिन में आ जाएगा, मैं काम छोड़ के उसके पास चला जाऊँगा। वैसे हमने 7 years निकाले, और 7 years में भी उसके साथ जंगलों पे जाना, ट्रैकिंग करना। उसको 5 साल की एज पे भी जंगल पे रात को 12 बजे भी छोड़ देंगे, वो 3-4 किलोमीटर कहीं पर वॉक करके आ जाएगा। सो हमने वहाँ पर उसको नेचर में मैक्सिमम, सो शायद वो मॉल में कम गया है, जंगल में ज़्यादा गया है। इसलिए मैं भी शायद अभी तक 7 साल से पहले उसका बद्रीनाथ केदारनाथ 4 बार कंप्लीट हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं सर, यस, 4 बार? 4 बार बद्री केदार दोनों? केदार। और अभी लास्ट ईयर जब वो 8 साल का होने वाला था, उससे पहले ही कंप्लीटेड एवरेस्ट बेस कैंप ऑल्सो। एंड मज़े की बात क्या है पता है, एवरेस्ट बेस कैंप ओके ठीक है, ज़्यादातर लोग सोचते भी नहीं हैं, एंड उसने पूरा किया, इज़ ओके। बट हमने प्लानिंग किया हुआ था कि मीशो या समथिंग हेमलीज में रोबोट मिलता है 20-25 हज़ार रुपये का, कि आफ्टर EBC वी विल गिफ्ट यू, राइट, कि ये बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट। एंड समहाउ हमने EBC पूरा किया, घर पे वापस आए, फिर उसने कहा कि हमें ये करना है, एंड हमने जस्ट बाय फ्लूक हमने उसको पूछा, वी रन क्षितिज फाउंडेशन, कि जहाँ पर हम कुछ अच्छा काम कर सकें। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर हमने उसको कहा कि बेटा देखो, काफ़ी सारे गरीब बच्चों को हमने ड्यूरिंग दी वो ट्रैकिंग के दरमियान जो वहाँ पर झोपड़ी में रहते पहाड़ों पे ढेर सारे बच्चों को देखा हुआ था, उसने कुछ ना कुछ वहाँ पर दिया था। बट हमने कहा कि बेटा देखो, ऐसे ढेर सारे बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं, तो मे बी आप यदि ये नहीं लेते तो जो 21,000 रुपीज़ आपका है वो हम चाहे तो ऐसे काम में भी दे सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, और उसने वो रॉबोट लेने की जगह उसने वो जो पैसे हैं वो अच्छे काम के लिए डोनेशन में दिए, अलाउ कर दिया उसने अलाउ किया। और तब से लेके अभी तक उसने फिर बीच में एक बार याद किया था, और उसके बाद में अभी उसने कभी भी वो चीज़ को मांगा नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि जब वो अंदर से फुलफिल्ड हो आपके समय से, जब टाइम मिल चुका है ना, तो उसको टॉय नहीं चाहिए। मैजिक जैसा लग रहा है सर इस टाइम तो मुझे लगता है बस यही मैजिक हर घर में पहुंचना चाहिए। और मम्मी पापा को क्या लगता है पता है, कि हम पैसे कमा लें ताकि हम बच्चों की अच्छा घर दे पाए, बाकी की चीज़ें दे पाए। गलत। हमारी हैसियत में ही नहीं है कि हम बच्चे को पाल सकें। बच्चा आने के बाद हमारी इनकम बढ़ती है। आप अग्री करेंगे? एब्सोल्युटली। कि जीवन के अंदर बच्चा आने के बाद, वरना हमारी जो बुद्धि थी, हमारी जो औकात थी, हमारी जो पढ़ाई थी, हमारी जो स्किल थी, उससे पैसा आना था तो पहले आ जाना चाहिए था। तो एक्चुअली हमें लगता है कि हम बच्चे को पाल रहे, बच्चा हमको पाल रहा है। बहुत सही। स्पिरिचुअली उसकी लाइफ के लिए जो चीज़ ज़रूरी है ना, वो ऊपर वाला कुछ भी करके हमारे घर पे भेज देता है। सो उसके लिए हमने 7 साल ढेर सारी लाइफ की मेमोरीज जनरेट करने का काम किया, कि रिटायरमेंट के बाद मैं और मेघा घर पे बैठे तो रोज़ 10 घंटे बात करने के लिए सिलसिले हो, चाय पे, कॉफ़ी पे, दोस्तों के साथ गप्पे मार पाए, और अध्याय के 7 साल तक की, 8 साल की, 10 साल तक की बातें कर पाए। उतनी मेमोरी होनी चाहिए, सिर्फ मनी नहीं। मनी प्लस मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू हैप्पी रिटायरमेंट। वाओ। मनी विदाउट मेमोरी इज ए लोनली रिटायरमेंट। सही बात है।
क्या बात है सर। सर बातों ही बातों में आपने बताया कि आप जाते थे छोड़ने, लेट सपोज 15 मिनट का रास्ता है, 25 मिनट लगा रहे हैं, इस तरह की बातें आपने बहुत सारी बोली। हाँ। आपकी और मेरे सिनेरियो में शायद ये प्रूवन है और कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। लाइक शायद कहीं ना कहीं हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, वॉट एवर इज द सिनेरियो। अमूमन 80% ऑफ द पीपल दे आर इन जॉब्स। उनको तो सर सुबह उठ के बस क्या होता है कि नहाऊं और भागूं। वो अपने फिजिकल हेल्थ पे कुछ नहीं ध्यान दे रहे। बच्चा तो बहुत दूर की बात है, राइट? क्यों? कि मुझे पैसा कमाना है, बाहर जाकर जॉब करनी है। उनके लिए कैसे पॉसिबल, वो कैसे करें? हमारे लिए हम रात के 12 बजे तक सेशन लेते हैं, उनको जॉब में 12 बजे तक काम नहीं करना है। आई वुड से दे आर मोर लकी बिकॉज कि उनको 6 बजे या 7 बजे घर पे आ जाते हैं जी। इन अवर केस जैसे मेरा हर सैटरडे संडे मेरा कोई ना कोई सेशन होता है। सो जब अध्याय का हॉलीडे होता है तब मेरा हॉलीडे कभी नहीं होता है। पब्लिक हॉलीडे है तो मेरी कोई ना कोई इवेंट्स रहेगी, ट्रैवलिंग होगा। सो इन अ वे मैं वो मम्मी पापा जो जॉब करें उनको ज़्यादा लकी कहना चाहूँगा। यदि मैं कहना चाहूँगा कि 12 बजे 1 बजे तक सेशन लेने के बाद मैं सुबह में 6:30 बजे उठ के आदि को यदि उठा के यदि वो कर सकता हूँ तो अब 7 बजे घर पे आए हैं, 9 या 10 बजे अब सो जाए। प्रॉब्लम कब होता है पता है? नंबर 1 बेस्ट ऑफ यू की जगह रेस्ट ऑफ यू देने का एटीट्यूड है। ट्रू। नंबर 2 रात को रील देखना शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने देखा है कि ढेर सारे मम्मी पापा, मैंने चाणक्य नीति में भी कहा है जी कि एक माता 100 शिक्षक के बराबर होती है। एक माता बट इसके लिए एक माता और पिता दोनों को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। और उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक माता पिता 100 शिक्षक के बराबर होते हैं, शर्त व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम छोड़े तो। रात के समय पे, क्योंकि बच्चे की परवरिश करने में आपने जितना टाइम, एनर्जी, फैमिली, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर में भी वो सारी चीज़ों में आपने उतना ज़्यादा एनर्जी ऑलरेडी लूज़ कर दिया है। नाउ यू आर थिंकिंग रील इज़ दी ओनली एंटरटेनमेंट, एंड इसलिए आप दोनों रील देख लगे हुए हैं या इंस्टा अपना क्या बोलते हैं नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखने को बैठे हुए हैं, और रूम में भी टीवी लगा हुआ है, बेडरूम में भी। तो पहला तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। एंड जैसे हम अभी घर का भी हमारा काम चल रहा था तो इंटीरियर सारा वो प्लान लेकर आया आर्किटेक्ट, एंड बोला कि सर यहाँ पर रूम, ये आपके बेडरूम में यहाँ पर टीवी लगेगा, यहाँ पर लगेगा, पेरेंट्स के रूम में यहाँ पर लगेगा। बोला एक भी रूम में नहीं चाहिए। करेक्ट। सारी रूम में मुझे वर्किंग डेस्क चाहिए, एंड नंबर 2 लाइब्रेरी चाहिए। हमारे कोई भी रूम के अंदर टीवी नहीं है। जी बिल्कुल। टीवी रूम सेपरेट है, वहाँ पर जिसको टीवी देखना है वो जाए बिल्कुल और टीवी देखे, और वहाँ पर भी सबसे बड़ी लाइब्रेरी टीवी रूम में है। लाइब्रेरी अलग नहीं होनी चाहिए, टीवी रूम अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। एंड लाइब्रेरी हमारे डाइनिंग एरिया से लेके, लिविंग एरिया से लेके, टीवी रूम से लेके सारे बेडरूम में, और हमारे बेडरूम में क्या सबसे ज़्यादा हम वहाँ पर समय बिताते हैं। वहाँ पर 4-4, 5-5 जगह पर बुक्स रखी हुई है। मेरे लेफ्ट, मेघा के राइट साइड पे, मे बी ये वाले वार्डरोब पे, स्टडी टेबल पे, सामने जो शोपीस होता है वो कम करके हमने मैक्सिमम बुक्स रखी हुई है। द रीज़न इज़ व्हाट, जब भी हम बुक पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों के अंदर भी वो आदत आनी शुरू होगी। हम यदि रील और मोबाइल पे बिजी होंगे तो बच्चा वो नहीं करता जो हम कहते हैं, सही, वही करता है जो हम करते हैं। इसीलिए हम वो बुक पढ़ना शुरू करेंगे, बच्चा भी बुक लेकर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर कि 50% आप जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, टीवी वाली बात को, कमरे में टीवी नहीं, शायद आप में से 50% लोग इसको डाइजेस्ट ना कर पाएं। आपको लगेगा कि यार कैसी बात हो रही है, बट दिस इज रियली प्रैक्टिकल। आपने प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि बहुत अच्छा काम करता है। एंड नॉट ओनली फॉर द चाइल्ड, फॉर एज अ कपल, फॉर यू एज वेल। यस राइट, कि दिस इज द टाइम कि जो आप दोनों की सेक्रेड प्लेस है, दोनों जहाँ पर आप आपका स्टेटस, आपका रुतबा, आपका पैसा, सारी चीज़ें छोड़ के आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हो। वहाँ पर जब मोबाइल बीच में आ जाता है, वहाँ पर जब टीवी बीच में आ जाता है, तो एक्चुअली मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चों के आने के बाद हमारा जो कनेक्शन था वो लूज़ हुआ। मैं कहना चाहता हूँ नो, इंस्टाग्राम और टीवी और वेब सीरीज़ आने के बाद कनेक्शन लूज़ हुआ। बच्चा आने के बाद तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग हुआ है जी। इसीलिए आपकी वाइफ आपको 500 से बार ज़्यादा बार बोल चुकी होगी ज़्यादातर कि ये तो बच्चा है उसके कारण टिकी हूँ। ये सबसे बढ़िया था सर। नहीं तो तुम्हारा क्या, वरना तो तुम्हारे साथ कोई ना रहे। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, एंड मे बी शायद फीमेल की ओर से आया तो मेल की ओर से भी आना चाहिए।
तो थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट जी कि हस्बैंड को शौक तब लगता है कि जब वाइफ कहती है ये तो मैं सीधी सादी भोली भाली हूँ, कोई तेज तराक मिलती तो पता चलता है। तो बेचारा हस्बैंड सोचता है यदि ये सीधी सादी है यस, जोक्स अपार्ट, बट यस ये रूटीन लाइफ के अंदर होता रहता है। मेरा ये मानना है कि इसको हमें लाइटर नोट पे, हंसी मजाक पे लेना चाहिए, नॉट एन अ पर्सनल ईगो। ऑफ कोर्स। यस सर। जी बिल्कुल। तो जो आपने प्रैक्टिकल चीज़ बताई ना कि जो 9 to 5 वाला बंदा नहीं कर पा रहा है सर, मुझे लगता है लैक ऑफ एटीट्यूड, वही जो रेस्ट ऑफ यू वाला एटीट्यूड लेके बैठा है, और लैक ऑफ विल पावर, करना ही नहीं। अगर वो ठान ले कि बॉस ये चीज़ करनी है मुझे, बिकॉज 0 to 7 वाला फेज चल रहा है, ये तो मोस्ट क्रिटिकल है। क्या बात है सर। इसके बाद आपने एक और बात बोली, हम तो सर 3H पर ही स्टक हो गए। आपने 3H में एक बात बोली, मिट्टी में खेलने दो। सर आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ, 2026 की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो लिटरेट हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं भी हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, नहीं खेलने दे रहे हैं। इसके बारे में बताइए। इसकी छोटी सी कहानी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब हम मैं भी शायद एक राम और श्याम दोनों व्यक्ति को लेते हैं, दोनों ने अपने अपने आंगन के अंदर प्लांट उगाए हुए थे। जो राम था वो अपने प्लांट की उतनी ज़्यादा केयर नहीं करता था, श्याम बहुत ज़्यादा केयर करता था। एंड वो जो श्याम है वो रोज़ पानी देगा, उसको काइंड ऑफ शावरिंग करेगा, अच्छे से मिट्टी वगैरह निकल जाए, धूप आए तो शेडोइंग करेगा, सब वो प्रॉपर वे में करता था। एंड एक दिन अचानक वैसा हुआ कि राम जो है वो मैं 2 दिन में पानी दिया, कभी 3 दिन में पानी दिया, धूप आए तो इट इज़ ओके, उस तरीके से प्लांट को वो नर्चर करता था। श्याम वाज लाइक आई एम बेटर गार्डनर, राइट, बेटर माली देन द राम। बट एक दिन तूफान आया, ढेर सारी तेज़ हवा बही, एंड सब लोग अपने अपने रूम में बंद थे। बट जैसे ही तेज़ हवा बंद हुई, तूफान गया, दोनों लोग जो बाहर आए और देखा कि जो श्याम था उसके सारे के सारे प्लांट्स ज़मीन से उखड़ गए थे, सारे तहस नहस हो चुके थे। वो तुरंत जाता है राम के गार्डन पे और देखता है कि सारे के सारे प्लांट एज इट इज़ है। तो बोला कि ऐसा भाई क्यों? तो फिर उसने समझाया कि देख, तू रोज़ पानी देता था तो मिट्टी गीली रहने के कारण वो जो प्लांट के रूट है उसको अंदर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनको सतह लेवल पर ही पानी मिल रहा था, तो उनको अंदर जाने के लिए मेहनत क्यों करें? इसलिए रूट अंदर नहीं गए तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाए, उसको धूप झेलने की आदत नहीं थी। एंड जब वो चीज़ नहीं थी तो वो प्लांट तुरंत गिर गया। वेरेज मेरे प्लांट को जब मैंने एक दिन पानी दिया और 2 दिन 3 दिन नहीं दिया, तो वो रूट को मेहनत करनी पड़ी टू ग्रो डीपर इनसाइड। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे जो प्लांट्स थे बाहर से तुझे ऐसे लग रहे थे बट अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ज़रा देखिए कि एक ऐसा बच्चा जो पेड़ पे चढ़ता है, एंड नंबर 2 ऐसा बच्चा जो मॉल पे जाता है। हमें दोनों का एक्सपीरियंस है, सारी ऑडियंस को भी एक्सपीरियंस है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों में से किस बात में सबसे ज़्यादा खुशी है? पेड़ पे चढ़ने की सर, जो पेड़ पे चढ़ने की। मैं भी शायद हमने तालाब में कूदे होंगे या नहाए होंगे, या दोस्तों के साथ में भी पूरे दिन धूप में भी जी हम चप्पल पहन के गए कि नहीं, वो मम्मी पापा ने देखा भी नहीं। करेक्ट। समर वेकेशन में घर में कोई नहीं रहता था जी, सारे मामा के घर पे 15 20 25 बच्चे इकट्ठे होते और सारे लोग खेलते रहते। इसके कारण हम रफ एंड टफ बने, इसके कारण हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई। जी मेरा ये मानना है कि सारी चीज़ें आप देंगे, ओवर प्रोटेक्टिव होते रहेंगे, उतना प्रॉब्लम क्या होगा पता है? आपका बच्चा उतना हल्का फुल्का होगा, इतना सादा सीधा सादा, उतना भोला भाला होगा कि पूरी दुनिया उसको मामू बना के जाएगी। मामू बना। इन सिंपल सा हिसाब है, सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं। क्या बात है सर। सर एक बात और बताएं, आजकल टीनेज लोगों को हम देखते हैं, टीनेज बच्चों को, उन लोगों में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ टेक्निक? यस, तो पहला, यदि बच्चे का फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स समवन यदि होता है तो पहला हम एज अ मदर फादर एक चीज़ ध्यान में रखें कि बच्चा नॉर्मल है। ओके बच्चा नॉर्मल है। यदि लड़की है उसको कोई लड़की को देखकर, लड़का है किसी लड़की को देखकर अट्रैक्शन हुआ तो खुश होना चाहिए कि बच्चा नॉर्मल है, बिकॉज आजकल और कुछ भी चलता है। जी 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 राइट। तो जस्ट मजाक में कहता हूँ, बट पहले जो होता था कि बोले हमारी बिरादरी का होना चाहिए, फिर होता था हमारे कास्ट का एटलीस्ट हो जाए, अब होता है भाई की लड़की होनी चाहिए। राइट। बाकी हम सब देख लेंगे भले। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ
कि समहाउ पहले खुश हो जाए कि नॉर्मल है, एंड ये नेचुरल फेज ऑफ लाइफ है। समहाउ शायद पहले के समय में, दो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट पहले के समय में अर्ली एज में मैरिज करने का साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल रीज़न वाज दैट ऑल्सो। अभी बच्चे 15 पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर ही लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे 17-18 से पहले कुछ ना कुछ वो होता ही है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन। ज़रा सोचे कि वो चीज़ वैसी थी कि जहाँ पर 15 साल पे आपके अंदर वो डिज़ायर शुरू हो, उससे पहले ही आप दोनों दोस्त होते थे, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ दोस्त होते थे। एंड वो दोस्ती पहले होती थी, धीरे धीरे दोनों अपने बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए, जो फर्स्ट जो कहा जाता है कि पहला प्यार इंसान भूल नहीं सकता, वो उसी के साथ होता था जो जीवन साथी हो, उसी के साथ ही होगा नेचुरली। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर वो लव बॉन्ड कनेक्शन वैसा था कि वो सोचते थे कि 7 जन्मों तक हम साथ में ही रहेंगे। सो दैट वाज द रीज़न। नाउ अब धीरे धीरे जो भी सिचुएशन आई और हम आगे ग्रो करते गए। एंड दूसरा जो रीज़न था वो मैं बता दूँ कि उस समय पे एवरेज लाइफ स्पैन था दैट वाज अराउंड 30-35 पहले के समय में। एंड इसीलिए उनका प्लानिंग वो होता था कि हम 30-35 के हो, उससे पहले एटलीस्ट बच्चा 18-20 का हो जाए। सो दैट वाज द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑल्सो। एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 रीजन पहले के समय में वो चीज़ होती थी। अब नाउ 30 पे मैरिज होते हैं क्योंकि पता है कि भाई 70-80 तक तो हम जिएंगे, राइट। सो नाउ इसके लिए वो डिले हो रहा है। तो पहले अर्ली होता था, दैट वाज आल्सो फॉर द रीजन। अभी डिले हो रहा है, दैट इज आल्सो फॉर द रीजन, राइट। सो नाउ पहले 7 बच्चे 8 बच्चे होते थे, दैट वाज आल्सो फॉर द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ओनली, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे मे बी 5 साल या 10 साल से पहले उनकी कोई ना कोई बीमारी के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। साइंस और मेडिकल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। नाउ जिनका एक बच्चा है, दे आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि भाई ये बच्चा तो ज़िंदगी भर हमारा रहेगा, बिकॉज ऑफ द मेडिकल साइंस, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट और बाकी की सारी चीज़ें जो आज बच्चों को मिल रही है। सो 1 या 2 इज़ इनफ, आगे फिर लोगों की पर्सनल चॉइस है। बट जस्ट हमारी जो बात चल रही थी कि नाउ बिकॉज ऑफ दैट आज बच्चे का जो फूड है, दो हम बोलते हैं कि पॉल्यूटेड फूड है या ढेर सारे प्रॉब्लम है। बट आपने बचपन में कब बादाम खाए? दूध साफ मिलता था, मानते हैं, बट कितना दूध पीने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, राइट। आज शायद बच्चे को, उस समय पे बच्चा खाने के लिए रोता था, आज का बच्चा ना खाने के लिए रोता है। ठूस ठूस के वो खा सके, उससे ज़्यादा मम्मी पापा उसके लिए बना के रखते हैं। सो नाउ वो चीज़ नंबर 2 चीज़ हुई, एंड दैट इज़ हार्मोनल चीज़ है। जो बच्चों को काइंड ऑफ कलर्स दिए जा रहे हैं खाने के अंदर, मे बी पेस्टिसाइड्स ऐड हो रहे हैं, मे बी मिल्क वगैरह के लिए गाव और जो भी बफेलो है वहाँ पर जो हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन को पर्टिकुलरली प्रोड्यूस करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो शायद हमें 18 साल में पता चलता था, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें आज के 12-13 साल के बच्चों को पता होती है। एंड जब उनको एक फेज़ आता है, पता है हर बच्चे का, कि जब उसको ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलता है और उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि ये गंदा है। फर्स्ट व्हेन यू नो अबाउट द फिजिकल रिलेशनशिप, मन में एक चीज़ आती है, दैट इज़ गंदा। क्यों? क्योंकि बचपन से वो बच्चा जब अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है कभी भी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, खुजली या कुछ भी, तो घर में बोला जाता है छी गंदा है, हाथ नहीं लगाना, राइट। सो नाउ बच्चे के दिमाग में वही है कि ये तो गंदी चीज़ है। पहली बार उसको ये चीज़ जब समझ में आती कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आ रहा है, तो नाउ उसके अंदर गिल्ट फील होना शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब ग्रोथ हार्मोन वगैरह मिले हुए हैं तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी बच्चे उसको एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहते हैं। नाउ नंबर 4 उसके अंदर इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, वेब सीरीज, नाउडेज कार्टून के अंदर भी ऐसी ढेर सारी चीज़ें बताई जाती है, राइट। मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसिंग, ऐसी ढेर सारी चीज़ें कार्टून के अंदर भी आ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे का अर्ली एक्सपोजर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे में भी शायद वो ट्राई करते हैं या वो क्यूरियस होते हैं या वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पे वो चीज़ देख लेते हैं। सो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर पहला मम्मी पापा खुश हो जाए कि बच्चा नॉर्मल है। नंबर 2, दिस इज़ नॉट अबाउट सप्रेसिंग दैट एनर्जी, दिस इज़ अबाउट डाइवर्टिंग दैट एनर्जी। सो हम क्या करेंगे दूसरा कि ये बच्चे को स्पोर्ट्स में
टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, ऐसी वो जगह पर हम जितना ज़्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, वो एनर्जी नीचे फ्लो होने की जगह उतनी ज़्यादा ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी। एंड यदि वो चीज़ होनी शुरू होगी तो अर्ली एज, हर एक चीज़ की एक एज है। सो मुझे कई बार जब हमारा टीन एज बच्चों का सेशन होता है, बच्चे कहते हैं हमारे मम्मी पापा ऑर्थोडॉक्स हैं, हाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह की हम बातें करते हैं तो घर में मना करते हैं, और वो बहुत ही काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्यालात वाला है। मैं बोलता हूँ नो, वो पुराने ख्यालात वाले नहीं हैं, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं। वो आपके लिए भली भांति जानते हैं कि कौन से समय पे कौन सी चीज़ सही है, एंड अदरवाइज आपके हनीमून की टिकट वही बुक कराने वाला है। एंड वो जब आप निकलते होंगे ना, तब पापा आपके हाथ में 25-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देंगे, बोलेंगे बेटा ज़रूरत पड़े तो आप रखना और मस्त एंजॉय करके आना। सो जब मम्मी पापा को पता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी एज हो चुकी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, एंड आप कमिटेड हो टूवर्ड्स दैट लाइफ पार्टनर, फिर मम्मी पापा आपको वो एंजॉय करने के लिए अलग से रूम भी देंगे, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। दे नो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सो दे आर नॉट ऑर्थोडॉक्स। करेक्ट। जस्ट वो आपकी उतनी केयर कर रहे हैं कि आप कोई गलत व्यक्ति के साथ गलत चीज़ ना कर ले, और उसके बाद में आपका टाइम और एनर्जी जो करियर बनाने के लिए जाने वाला था, आपका टाइम और एनर्जी जो शायद खुद की प्रोग्रेस के लिए जाने वाला था, खुद की सक्सेस के लिए जाने वाला था, वो कहीं पे डाइवर्ट ना हो जाए। मम्मी पापा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है। नहीं। सो मम्मी पापा, दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखेंगे, बच्चे के लिए भी बीच में थोड़ी सी बात आ गई, पर नाउ मम्मी पापा का तीसरा काम क्या है बताएं? डेट पे जाए। अच्छा जी। जब बच्चा टीन एज में पहुंच जाए, उसके बाद में बच्चे के साथ डेट पे जाए। बेटा है तो पापा को डेट पे जाना है, बेटी है तो मम्मी बेटी के साथ डेट पे जाए। एंड जब आप बच्चे के साथ अकेले में गए हैं, लंच के लिए गए, कुछ शॉपिंग के लिए गए, मे बी मूवी के लिए गए, एंड 5, 7, 10 डेट हुई, उसके बाद में बेटा है तो पापा से खुल के बात कर सकता है, राइट? आप अग्री करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहा कि बच्चे बताते नहीं हैं या ऐसी सारी चीज़ों का अट्रैक्शन हो जाता है, मम्मी पापा को पता नहीं चलता। हमारा जब प्रोग्राम होता है एन्जॉय योर एग्जाम्स का, वहाँ पर बच्चे लिटरली ऑन स्टेज आके बताते हैं, कैमरा है, शूटिंग हो रहा है, 400-500 बच्चे बैठे हुए हैं जी। मे बी ऑनलाइन है तो 5-7 कंट्री के बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बीच में वो बच्चा बोलता है कि मुझे आई एम फीलिंग अफेक्शन टुवर्ड समवन, एंड सर मैं वो फीलिंग को कैसे कंट्रोल करूँ, प्लीज़ गाइड मी। ज़रा सोचिए, वो बच्चा अननोन पर्सन, मैं उनके लिए तो अननोन हूँ, 4-5 दिन के वर्कशॉप के दरमियान ही मैं उनको मिला हूँ। वहाँ पर यदि वो बच्चा ऐसा पूछ सकता है, तो डोंट यू थिंक ये बच्चा ये सेम सवाल उसकी मम्मी को या पापा को पूछना चाहिए? ट्रू। बट क्यों नहीं कर पाता पता है? कोई गलत चीज़ उसके दोस्त ने दिखा दी, और दिखाएंगे क्योंकि नाउ डेज मोबाइल इंटरनेट अवेलेबल है। तो वो जब देखता है बच्चा और उसको कुछ जानना है, वो मम्मी और पापा से क्यों बात नहीं कर सकता पता है? कि बेटी है, कुछ देखा तो ना पापा है, भाई है, सबके बीच में क्या मम्मी को वो बेटी पूछ पाएगी? नो, कभी भी नहीं। बेटा है, मे बी मम्मी है, सिस्टर है, उसके बीच में फर्स्ट टाइम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ बात करनी है तो क्या कर पाएगा? आंसर इज नो। तो वहाँ पर बच्चे बताते नहीं, ऐसा नहीं है, हमने एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है। एंड इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, हम हर महीने में 1 बार या 2 बार बच्चे के साथ डेट पे गए, 3, 4, 5 डेट जब खत्म होगी, उसके बाद में हम ही बच्चे को बोले कि देख बेटा, दिस इज़ द एज कि जहाँ पर आपको किसी लड़की को देखकर अफेक्शन या अट्रैक्शन हो सकता है, दैट इज़ नॉर्मल। मैं भी जब कॉलेज में था तो किसी को देखकर अफेक्शन होता था, एंड इट इज़ नॉर्मल बेटा। इन केस कुछ हो तो आप पापा के साथ शेयर कर सकते हो, वी आर लाइक अ फ्रेंड ओनली, मिलके सॉल्व करेंगे, राइट? एंड आप बता सकते हो, आपको कंफर्टेबल लगे तो बस वो आप एक ही बार अपने बातें डाल दी, तो इन केस कुछ होगा तो बच्चा खुल के आपके साथ बात करेगा, और बेटी होगी तो मम्मी के साथ खुल के बात कर पाएगी। सो मुझे लगता है हम यदि ये करें ना, तो बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से हम रोक सकते हैं, उनकी एनर्जी को डिज़ास्टर के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, एनर्जी नीचे जाने की बजाय एनर्जी ऊपर, जो आपने बात बोली सर, बड़ी पावरफुल बात थी सर। ये जो आपने डेट वाला बात बोला ना, ये प्रैक्टिकली
बाय चांस यस्टरडे ओनली आई इम्प्लीमेंटेड, यस्टरडे, एक दिन Wow. पहले की बात है। मैं अपने बेटे को, माई एल्डर वन इज 10 year old, युगवीर नाम है उसका, मैं उसको हल्दीराम की फैक्ट्री विजिट पर लेकर गया, यहाँ पर नोएडा सेक्टर 68। मैंने कहा दिखाता हूँ इसको फैक्ट्री के अंदर क्या है, कैसे बन रही है चिप्स, कैसे पापड़ बन रहे हैं हल्दीराम के। तो मैंने दिखाया, हम लोग गए, आधा घंटा जाने में लगा, आधा घंटा आने में लगा, 1 घंटा 1 hour वी वर इन द फैक्ट्री, ओनली माई सन एंड मी, और वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर था बताने के लिए। तो जब मैं उसे बातें करता हुआ जा रहा था, वापस आते हुए उसने मुझे ऐसी बात बताई जो शायद वो अपनी मम्मी को भी नहीं बताएगा कभी, एंड आई वाज सो वेरी हैप्पी। तो सर ये डेट वाली बात तो 100% जेन्युइन है, मैं तो सर इस पर टोटली एग्री करता हूँ, मज़ा ही आ गया सर। थैंक यू सर एक लास्ट क्वेश्चन, और मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ आपका, बट आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है प्लीज़ प्लीज़ कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ एक वर्ड लिख दीजिए नीचे कमेंट में क्विकली। एक लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला मदरहुड नहीं है, फादरहुड नहीं है, पेरेंटहुड है, पेरेंटिंग है, अगर सेपरेटेड है तो क्या करें सर? तो फिर दोनों की एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ये डबल। सो मेरा ये मानना है कि हम ईगो में आके सेपरेशन का डिसीजन ना ले। इन एनी सिचुएशन कोई यदि ऐसा लाइफ पार्टनर है, राइट, जो फिजिकली अब्यूज़ करता है, हमारी डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, उस तरीके का कोई यदि मेल लाइफ पार्टनर है तो, या फिर बहुत ज़्यादा पियक्कड़ है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी चीज़ों पे फोकस नहीं है, या फिर लॉयल नहीं है, तो हमें डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ आजकल छोटी छोटी चीज़ों में लोग डाइवर्स पे बात आ जाती है विदाउट थिंकिंग अबाउट देयर किड्स फ्यूचर। सो छोटी छोटी बातें हैं इज़ ओके। मैं तो देखता हूँ अभी स्नोरिंग के लिए भी लोग अलग अलग रूम में सोते हैं, लिटरली अलग अलग रूम में सोते हैं, ओके, अलग अलग बाथरूम्स हैं। तो भाई आपने एक होने का डिसीजन लिया है, तो आज मुझे कई बार दुख होता है, बट छोटी छोटी चीज़ों पे सेपरेट नहीं होना चाहिए। बट येस, फिजिकली मेंटली इस तरीके से आप अब्यूज़ हो रहे हैं, तो इट इज़ योर राइट टू लीव योर लाइफ कम्प्लीटली हैप्पीली। नाउ अब सपोज हो चुके हैं इन एनी सिचुएशन, कोई Okay. पार्टनर नहीं रहा या अच्छा नहीं था, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम सेपरेट हो जाए। बच्चा रोज़ लड़ाई झगड़ा देखे, उससे अच्छा कि वो पापा को देखे ही नहीं, राइट, या वैसा जो भी सिचुएशन है वो। बट नाउ यदि सेपरेट हो चुके हैं, जो भी सिचुएशन या रीज़न रहा हो, अच्छा बुरा जो भी, तो नंबर 1 अब गिल्ट फील ना करें जी। मैं कहना चाहूँगा उस केस में आप पहली सिंगल पेरेंटिंग की शुरुआत सीता माता ने करी थी। उन्होंने आश्रम में रहते हुए विदाउट दैट मच फैसिलिटी उन्होंने लव और कुश को वैसा तैयार किया था कि राम भगवान की पूरी सेना हार गई थी और राम भगवान को खुद लड़ने के लिए आना पड़ा। फिर रियलाइज़ हुआ अरे ये तो अपने ही हैं, राइट। सो मैं कहना चाहता हूँ हम पहले अपने आप को इनकॉन्फिडेंट या हम अधूरे हैं वैसा ना माने। आप यदि गिल्ट फील करेंगे कि यार मुझे ऐसा जीवन साथी मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अब मेरे ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई है, यू आर ट्रांसफरिंग योर एनर्जी। इंस्टेड नेगेटिव एनर्जी आप वो परिस्थिति के लिए भगवान को थैंक यू बोल दें कि साथ में रह के दोनों दुखी होते, इंस्टेड हम अलग हो गए, नंबर 1। नंबर 2, नाउ बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है, तो मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ तो ये बच्चे के लिए प्लान करके मेरे लिए ये चूज़ किया हुआ है। तो नाउ मैं अब मेरे बच्चे को बेस्ट ऑफ मी देना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ यू देना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ जिनके पास भी बच्चा है। एंड नाउ उसके बाद में हम मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जी को बैलेंस करने वाले जितने भी काम हैं वो हम दोनों करना शुरू करें। इन एनी सिचुएशन बच्चे को मेल एनर्जी चाहिए। सो एज अ मदर फीमेल एनर्जी आपने दी, लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी वगैरह, बट रिस्क है, डेयरिंग है, वो सारी चीज़ें मेल एनर्जी से आएगी। सो नाउ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि वो मेल एनर्जी के लिए अब मामा, दादा, नाना, चाचा, आस पड़ोस में और कोई फैमिली होंगे जिसमें कोई एक प्रॉपर वे में पापा हो कि जिनके साथ वो बच्चे को काइंड ऑफ अपना रोल मॉडल दिखता हो, उनके साथ भी उसके साथ बैठे बातचीत करें। या फिर स्कूल में या ट्यूशन में जो सर हो उनके साथ वो बच्चे का स्ट्रॉन्ग रैपो हो जी, वैसी कोई फादरली फिगर उसको कहीं पे देखने को मिल जाए, दैट्स इट। या इफ़ यू आर अ फादर तो मदरली फिगर कहीं पे देखने को मिल जाए, वैसा कोई एक हम व्यक्ति उसके जीवन में लेकर आए, दैट्स इट। क्या बात है सर, हाईली पावरफुल, हाईली इम्पैक्टफुल। अगर पेरेंट्स ने इसको, मुझे लगता है सर इसमें से ना
20% भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, व्हाट आई बिलीव राइट नाउ. Thanks a lot, Parikshit sir. Thanks a lot for coming here, and thanks a lot. वंडरफुल. एंड आपने जो ढेर सारे सवाल पूछे, मुझे लगता है वो क्वेश्चंस उतने पावरफुल थे कि इतना पावरफुल कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन हो गया. अरे थैंक यू वेरी मच. So nice of थैंक यू you. वेरी मच.